Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you Computer Science of Class Metric Chapter 2, which is Basic of Computer Programming of C++. पहला चैप्टर हमारा था जो हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, तो अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आज से। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चाहूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, किस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि C++ की बेसिक्स पढ़ेंगे। यानी कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसकी बुनियाद जो उसकी जो बेसिक जो होती है इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही हमने इंट्रोडक्शन खोल लिया इसका, इस चैप्टर का। देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि किसके ज़रिए समझा जाता है, कंप्यूटर के ज़रिए। ठीक है, जो इंसान एक प्रोग्राम लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। ठीक है, जो प्रोग्रामर की मतलब जो कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस होता है ना, ये किस पे होता है, बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, हाँ, तो वो किस में होते हैं, बाइनरी नंबर में होता है, जो कि क्या होता है हमारे पास 0 और 1। ठीक है, तो अच्छा, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के सेट होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स। हाँ, तो जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोग को ये बात बताई है कि जो है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस पे बेस्ड करती है, बाइनरी नंबर पे, जो कि होती है हमारे पास 0 और 1। तो एक कॉमन सेंस बात है कि अगर मैं यहाँ पर 0 और 1 बहुत सारे लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं आप लोग से पूछूँ ये क्या है, आप लोग ऑब्वियसली यही कहेंगे कि ये 0 और 1 है, या ये कह देंगे बाइनरी नंबर। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि नहीं, इस पर मैंने लिखा है दिस इज़ कंप्यूटर, तो समझ नहीं आएगी ना आप लोग को कि यार दिख तो नहीं रहा लिखा हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या लिखा है, हमें तो बाइनरी नंबर दिखा। तो इसी तरह हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो बाइनरी नंबर पे होती है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए समझना मुश्किल है। तो क्या होता है कि बाइनरी नंबर्स को जो है ना कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि कहते हैं ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक होता है, जैसे गूगल ट्रांसलेट होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देता है, वैसे ही इंग्लिश को उर्दू में। तो इसी तरह जो है ना बाइनरी, अब देखिए हम जो है नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, या कोई भी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी नंबर, उसको तो हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो क्या करता है, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ये क्या करता है, इस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है किसी भी इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर मतलब के परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ पर दोबारा बता देती हूँ कि बाइनरी नंबर लिखना, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि कंप्यूटर को समझ ही वो आती। तो क्या होता है कि हम जो है यानी कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं, जिसके ज़रिए कंप्यूटर जो है हमारा समझ सके कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो है वो कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए। क्योंकि जब तक एक इंसान को आप सामने वाले से अगर आप बात करेंगे, अगर आपको उसकी बात समझ ही नहीं आएगी तो वो आपकी हेल्प कैसे करेगा, है ना। तो जो लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेशंस करने के लिए, उसमें हमारे पास आ जाता है C++, जो हम पढ़ भी रहे हैं, जावा और पाइथन। ठीक है, ये और भी है वैसे, बट इसमें से ये जो है मेन कॉमन मैंने आपको बता दी। अच्छा, जब एक बार जो है हम कोई भी प्रोग्राम लिख देता है, ठीक है, तो प्रोग्रामर क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कंपीलर, यानी कि उस लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, किस पे ट्रांसफ़र करने के लिए, कंप्यूटर के ज़बान में, विच इज़ बाइनरी नंबर, यानी कि 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग को आई होप बात समझ आ गई कि नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, सिंटैक्स जो है ना वो कंप्यूटर को ये चीज़ बताता है कि एक कोड को किस तरीके से रीड करना है या फिर किस तरीके से सेट करते हैं, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। अच्छा, कोई भी कीवर्ड्स या कैरेक्टर्स को जो सेट है जो कंप्यूटर रीड कर सकता है, उसमें आ जाता है इंटरप्रीटर। ठीक है, इंटरप्रीटर क्या करता है, उस यानी कि उस टास्क को जो है ना कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सिंटैक्स जो है
एक मैसेज जो है एक हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सिंटैक्स का जो है हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कोई भी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो कि टेक्स्ट बेस्ड हो, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोग्रामर जो है अगर ये कोशिश करे कि विदाउट प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ करे, अगर वो कोई भी प्रोग्राम रन करता है तो उस पर जो है ना एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसने प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ ही नहीं किया, तो फिर वो चलेगी भी कैसे। और जब हम स्टार्टिंग में वो स्टार्ट करते हैं ना, यानी कि प्रोग्रामिंग करना, तो सबसे जो बेसिक हमारी वो होती है ना मिस्टेक होती है, वो हमारी यही होती है कि हम जो है प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ नहीं करते हैं। अब आप लोग को एक मिसाल यहाँ पर दिख रही होगी, एक मिनट, ये रही, ठीक है, ये सिंटैक्स है। मिसाल के तौर पे हमारे पास C++ है, और अगर मैं C++ में अगर हमें कोई भी चीज़ जो है ना आउटपुट अगर हमें शो होना होता है ना, हम ये यूज़ करते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फॉर सपोज इसके जगह मैं यहाँ पर ये जो सी आउट लिखा हुआ है, दिख रहा हो शायद या नहीं दिख रहा, अच्छा खैर, तो सी आउट जो लिखा हुआ है इसकी जगह अगर मैं कुछ और लिख देती हूँ, फॉर सपोज मैं C+ में लिख रही हूँ यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो मैंने प्रॉपर जो उसकी जो यूज़ करना चाहिए प्रॉपर सिंटैक्स वो मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो फिर वो रन भी नहीं होगा, वो मुझे एरर शो कराएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा से प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ करना चाहिए लाजमी, और स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक हमारी यही होती है कि हम जो है प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बहुत सारे जो है प्रोग्रामिंग अब तक होती आ रही है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होती है, जैसे कि पीछे मिसाल थी C++, सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, ठीक है, बहुत सारे और भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं यूज़, सॉरी, ठीक है। अब हर लैंग्वेज का ना कोई ख़ास पर्पस होता है, ठीक है। जैसे कि HTML मिसाल एक गाड़ी है, HTML उसके ढांचे की तरह काम करता है, ठीक है, और उसमें जो उसका ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो समझ ले C++ वैसे काम करता है, ठीक है, और उसमें कलर भरना है, कौन से कलर कौन से डिज़ाइन जावा वैसे काम करता है, ठीक है। ये मैंने एक मिसाल दी जिससे आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है, उसके लिए हमें किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरीज आ गई है, लो लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो है लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करते हैं, हार्डवेयर से, ठीक है, और ये किस पे प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर समझ जाता है बहुत ईजीली। अच्छा, अब ये बात तो समझ आ गई। अब यानी कि इस किस्म की कोई भी कैटेगरी होगी ना जो 0 या 1 के उस पर मतलब कैटेगरी पे हमें शो करवा दी होगी, तो उस पर जो है ना हमारे पास इसके भी 2 टाइप्स है, एक हो गई मशीन लैंग्वेज, दूसरी हो गई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, मशीन लैंग्वेज जो है ना हम इजीली इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि मशीन लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि ये कुछ मशीन के फॉर्म में होगा जो कि हमें समझ नहीं आएगा, यानी कि ये हमारे पास लिखा होता है क्या कहते हैं, उस पर लिखा होता है बाइनरी नंबर पे, यानी कि 0 और 1 पे। अच्छा, लेकिन मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, हमें किसी किस्म की ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है पहले से ही एक मशीन लैंग्वेज है, यानी कि बाइनरी नंबर है जो कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, ठीक है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज जो है हमारी प्रोग्रामिंग की फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज के बाद हमारे ये लो लेवल लैंग्वेजेस में 2 कैटेगरी थी, ठीक है। एक मशीन लैंग्वेज जो हम पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट हम पढ़े असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाँ, तो असेंबली लैंग्वेज भी जो है क्या कहते हैं हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे ये है कि ये लिखने में बहुत इजी है, पढ़ने में बहुत इजी है, और ये इंसान मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान होगा ना वो मेंटेन कर सकता है, ठीक है।
जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना वो बहुत सिंपल इंग्लिश में यूज़ हुई हुई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये समझना, पढ़ना और लिखना बहुत इजी हो जाता है हम इंसानों के लिए। लेकिन इसमें एक ये है कि देखो मशीन कोड को हमें मतलब कि किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कंप्यूटर ईज़िली समझ सकता था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, हमें ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारी जो इंग्लिश की बात है वो कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि उसको तो 0 और 1 बाइनरी नंबर समझ आती है, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन जो है ना असेंबली लैंग्वेज हमारे पास सेकंड जनरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। मशीन जो थी, मशीन लेवल लैंग्वेज, वो फर्स्ट थी, और असेंबली लैंग्वेज जो है हमारे पास सेकंड जनरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अच्छा, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट कैटेगरी थी लो लेवल लैंग्वेज के 2 टाइप थे, मशीन लेवल लैंग्वेजेस, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस। अब सेकंड है हमारे पास मिडल लेवल लैंग्वेजेस। अच्छा, मिडल लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, मिडल लेवल लैंग्वेजेस एज अ हम ब्रिज के तौर पे यूज़ करते हैं बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र इंटरसेक्शन। मैं बताती हूँ किस तरीके से। देखिए, आप कह सकते हैं, हमें पता है, मैं 10 बार ही बात कही कर चुकी हूँ कि मशीन जो होता है क्या समझता है, बाइनरी नंबर, ठीक है। तो अब इसका क्या काम होता है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस का, मेरी बात कंप्यूटर को समझाना, फिर कंप्यूटर की बात मुझे समझाना। ब्रिज का लफ्ज़, एक मिनट दिखा दूँ मैं, ये ना, ये दिख रहा है ब्रिज का लफ्ज़। ब्रिज का लफ्ज़ इस पर्पज़ से यूज़ हुआ कि ब्रिज जो होते हैं हमारे हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पार करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह मिडिल लेवल लैंग्वेजेस भी जो है ब्रिज के तौर पे काम करता है हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है किसी भी प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो इजीली कोई भी प्रोग्राम जो है लिख ले, किसी मतलब हाँ लिख ले। अच्छा, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है वुमेन लैंग्वेजेस से जो के होती है इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती है हार्डवेयर के साथ। यहाँ पर हमारे पास होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को किस पे कन्वर्ट करता है, इन लो लेवल लैंग्वेजेस पे, ठीक है। होप सो ये बात आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फ़ायदे हैं, मतलब एडवांटेजेस है हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करने के लिए। सबसे पहले जो फ़ायदा हमारे पास कि वो जो है लिखने में ईजी होता है, पढ़ने में ईजी होता है, मेंटेन होता है, और वो एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कि इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश तो सबको आती है नॉर्मल, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत पोर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस में। अच्छा, ये जो लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वुमेन लैंग्वेजेस है, यानी कि इंग्लिश। अब इसी के साथ हमारे पास 2 एडवांटेजेस आ गई जो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पीछे बहुत डिटेल में बात बता चुकी, बट फिर भी अगेन मैं बता देती हूँ लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस के डिफरेंस, ठीक है। देखो, लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि कौन समझ सकता है, ऑब्वियसली मशीन यानी कि कंप्यूटर, और ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, 0 और 1 पे। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज का ये मैंने बताया, सॉरी। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, ये फ्रेंडली होती है यूज़र्स के साथ, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी इंग्लिश वर्ड्स में लिखे जाते हैं और इंसानों के लिए बहुत इजीली समझने के लायक होती है, ठीक है। उसके बाद ये होता है, हाँ, लो लेवल लैंग्वेजेस में जो है हमें असेंबलर की ज़रूरत होती है, क्या करने के लिए है, कोड को मशीन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मतलब कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेजेस को, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस एक वुमेन लैंग्वेज है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है इंटरप्रेटर, जो कि हमारे लिए क्या काम करता है, कोई भी मशीन कोड को वुमेन इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। हाँ, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हर किस्म की मतलब हर मशीन में रन नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है।
लेकिन इसी के बनस्बत हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो ट्रांसलेट हो जाती है किसी किस्म के भी मशीन कोड में, तो ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है मेमोरी के साथ, ठीक है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस लेस मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है। कोडिंग और मेंटेन जो है इजी नहीं होती लो लेवल लैंग्वेजेस में, लेकिन कोडिंग मेंटेनेंस इजी होती है किस पे, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो होप सो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी बात, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये लैंग्वेज ही ट्रांसलेट कर रहा होगा, ठीक है। देखो, कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी, जो कि होती है 0 and 1, और 0 and 1 हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जितने भी क्या होते हैं प्रोग्रामर्स, वो प्रेफर करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, ट्रांसलेटर्स की। ये बात क्लियर है कि ट्रांसलेटर किस काम आता है, क्यों काम होता है, क्या कहते हैं, ब्ला ब्ला, ठीक है। अब ट्रांसलेटर्स को यूज़ करने के रूल्स क्या है। सबसे पहले तो ये है कि वो कोई भी इनपुट को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग अलर्ट मैसेज, यानी कि जब भी हम कोई ऐसा सिंटैक्स या कोई भी ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, तो वो क्या करता है, हमें एक अलर्ट कर देता है कि यहाँ पर आपने गलती की है, इसको ठीक कर ले, या वो नीचे वेवी से लाइन आ जाती है, ठीक है। इसकी मिसाल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ट्रांसलेटर्स पढ़ लिया। अब हमारे पास यहाँ पर आ गई है ट्रांसलेटर्स की टाइप। ट्रांसलेटर की हमारे पास 3 टाइप है, कंपीलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर। अच्छा, तो कंपीलर क्या करता है, वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। हाँ, कंपीलर जो होता है ना, कोई भी हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। हाँ, तो कंपीलर जो है ना, एक साथ सारे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो लाइन एक एक लाइन करके जो है ना कन्वर्ट कर रहा है। वो क्या करे, जैसे हमने कोई भी कोड टाइप कर लिया या कोई भी कोडिंग कर ली, तो वो एक साथ जो है ना कंपीलर क्या कर देता है, उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेजेस में, सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम भी वही होता है कि जो कंपीलर को होता है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। लेकिन ये क्या करता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस पे कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर में जो है ना, हमारी जो कोड्स होती है ना, वो लाइन बाय लाइन क्या कर रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। ऐसा नहीं कि पूरा एक सेशन एक साथ हो गया, ऐसा नहीं होता, लाइन बाय लाइन वो कन्वर्ट कर रही होती है। अच्छा, इंटरप्रेटर के हेल्प से हमारे लिए एक ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है कि कोई भी डिटेक्ट एरर या सोर्स कोड जो है ना, हम इजीली मतलब कि ढूंढ लेते हैं। कोई भी एरर होती है ना, तो वो हमें इजीली इंटरप्रेटर में दिख जाती है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है ना, कंपीलर के मुकाबले में फास्ट रन करती है, ठीक है। होप सो पहले के 2 चीज़ आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हमारे पास ये थर्ड है असेंबलर। असेंबलर जो होता है, कोई भी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाँ, असेंबलर ट्रांसलेट क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किस पे, लोअर लेवल लैंग्वेज पे, जो कि कंप्यूटर कोड होती है, मतलब 0 and 1। तो जो हमारे पास कंप्यूटर कोड होता है ना, वो डायरेक्टली कौन समझता है, CPU, यानी कि हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। तो हमारे कोई भी मशीन लैंग्वेज होती है तो वो किससे इंटरेक्ट करता है, डायरेक्ट CPU से। अच्छा, अब हमने ट्रांसलेटर पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। एरर से मुराद हमारे पास ये हो जाता है कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ ऐसा यूज़ करते हैं जो कि उसके रूल के खिलाफ हो, या कोई भी चीज़ गलत यूज़ कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एरर। अच्छा, तो अब एरर तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास एरर के कुछ टाइप्स आ गई। सबसे पहले सिंटैक्स एरर। हाँ, तो सिंटैक्स एरर हमें उस वक्त शो करवाता है एक प्रोग्राम, जब हम उसके जो रूल्स होते हैं
वो हम फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसमें हमारे पास आ जाती है कि हमने कोई भी जो है ना कीवर्ड यूज़ ना किया हो सही से, या कोई कैरेक्टर मिसिंग है, या ब्रैकेट सही से नहीं लगाया है, या अगर कोई ब्रैकेट अगर हमने यूज़ किया है तो उसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो इस सब किस्म के एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। अच्छा, अब क्या होता है, अब हमारे पास आ गई है इंटीग्रेटेड डेवलप्ड एनवायरनमेंट यानी कि IDS, ठीक है। IDS से क्या होता है, हमारे लिए कोई भी एरर को ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी एरर कोई भी प्रोग्राम रन कोड करें, ठीक है, तो अगर हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर ली है जो उसके रूल्स के खिलाफ है, ठीक है, तो IDS क्या होता है, IDS हमें वो चीज़ शो करवा देती है एक वेवी लाइन के तौर पे कि भाई यहाँ पर आपकी जो है ना मिस्टेक है। आपने अक्सर ये खुद भी नोट किया होगा कि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो अगर हम कोई चीज़ गलत लिख लेते हैं या कुछ भी, तो उसके नीचे ना रेड लाइन आ जाता है, ठीक है, वेवी करके। तो इसी तरीके से सेम अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि जो कि उसके रूल के खिलाफ है, तो हमारे पास जो है ना IDE की हेल्प से हमें वो चीज़ दिख जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एरर आया है, मैं फिर भी प्रोग्राम रन कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो मुझे स्क्रीन पे फ़ौरन शो कर देगा कि भाई यार ये नहीं हो सकता, ठीक है, इस किस्म का। अच्छा, हमारे पास जो बहुत कॉमन सिंटैक्स एरर होते हैं जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, मिसिंग पैराग्राफ्स, यानी कि देखो कोई प्रोग्राम रन कर देते हैं ना, एक मिनट करके दिखा देती हूँ कि एक मिनट, हाँ, कि हम कोई भी प्रोग्राम रन करें, हमने ये लगाना भूल गए, ठीक है, हमने ओपन करते वक्त ये तो लगा है लेकिन क्लोज करते वक्त हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जब हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं ना, तो हमें ना पहले उसको डिफ़ाइन करना होता है कि यार जैसे मिसाल के तौर पे A है, A क्या है, या A की वैल्यू क्या है, या जो भी, तो हमने वो पहले डिक्लेयर करना होता है। तो अगर हम वो भी डिक्लेयर ना करें ना, तो भी हमारा वो सिंटैक्स एरर बता रहा है और मिसिंग सेमीकोलन। C++ में ये चीज़ बहुत लाजमी कि जब आप कोई भी C लिखो तो आपको उसमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, इसमें अगर बन गया तो खैर, इसमें नहीं बन रहा, बट बाद में अगर कभी हुआ तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी कि भाई सेमीकोलन होता है क्या, आगे आप देखेंगे भी वैसे। अच्छा, अब रन टाइम एरर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, रन टाइम एरर ऐसा होता है कि हम जैसे हम प्रोग्रामर्स, हम जो है क्या कहते हैं, प्रोग्राम से कुछ ऐसा चीज़ करवाना चाह रहे हैं जो कि वो कर ही नहीं सकता, जो उसके बस में पॉसिबल ही नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। और जब हम ये करते हैं ना, कि मिसाल के तौर पर मैंने एक किया, अगर मैंने मिसाल 0 से 0 डिवाइड किया, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 से 0, ठीक है, वो आंसर मेरे पास 0 आएगा। तो और मैं सामने से उम्मीद लगा रही हूँ कि मेरे पास आंसर भी आ जाए 4, और फिर मैं कह रही हूँ यार ये चल क्यों नहीं रहा, भाई मैंने तो सही किया, मैंने सब कोडिंग वगैरह भी सही की, क्यों नहीं हो रहा। तो इस किस्म की गलती को हम कहते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या होता है, जब हम ये मतलब कि ये कोड जब हम रन करते हैं तो वो हमें स्क्रीन पे शो करवा देता है क्रैश, ठीक है। तो इस किस्म के एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। अच्छा, अब हमारे पास लॉजिक एरर क्या होता है कि मैंने कोई भी कोड किया, ठीक है, उसमें मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मिसाल, ऐसा है नहीं, मैं बस एक मिसाल दे रही हूँ, जैसे 2 2 4, ठीक है, मैंने उधर कोडिंग में किया कि 2 × 2, तो आंसर मैंने अपने दिमाग में ये लगा लिया कि भाई आंसर 4 आएगा, ठीक है, लेकिन आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, हाँ, तो इसका रीज़न क्या होता है कि मैंने उस जो वैल्यू यानी कि 2 2 4 की जगह मैंने 2 1 2 लिख दिया, तो मेरे पास आंसर 2 आएगा, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आंसर 4 आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा 2 2 4। फिर जब मैंने पूरे प्रोग्रामिंग चेक किया तो उसमें भी मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिखा रही, मतलब नंबर को छोड़ के, ठीक है, उसमें भी मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिखा रहा कि भाई सब सही है। तो फिर एक लॉजिकल वाली बात होगी, मैं खुद परेशान होंगी कि यार जब मेरे सारे कोडिंग सही है, सेमीकोलन लगा लिया, हर चीज़ परफेक्ट है, तो ये मुझे वो आंसर क्यों नहीं दिखा रहा जो मैंने उम्मीद लगाई हुई कि यार ये आंसर आएगा, ठीक है। वो इसी वजह से होता है कि जब हम कोई चीज़ उसको गलत उसमें पुट कर दें, जैसे कि मैंने अभी वैल्यू गलत कर दी, ठीक है, इस किस्म के एरर्स को हम कहते हैं
लॉजिक एरर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ एरर पढ़े थे। ठीक है, जो हमारे पास 3 टाइप्स आ गए थे। एक आ गया था सिंटैक्स एरर, दूसरा रन टाइम एरर, लॉजिक एरर। आई होप सो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IDE। ठीक है, तो IDE होता क्या है कि जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है ना, जहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं IDE जो है ना, किसी भी प्रोग्रामर को ये फैसिलिटेट करता है कि वो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी कोड इजीली लिख सके और कोई भी टेक्स्ट ऑर्गेनाइज कर सके हैं, उसमें उसको मतलब ईजी हो। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग करने में ईजी हो, उसको एरर्स ईजीली यूज़ हो जाए, तो मतलब दिख जाए, वो कोई भी एडिटिंग उसमें यूज़ कर सकता है, कोई भी कोड इजीली यूज़ कर सकता है, रन कर सकता है। ठीक है, इस सब को हम कहते हैं IDE, यानी कि जो उसका इन्वायरमेंट होता है ना, जिस जगह में हम कोड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं IDE। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक्स दिखाए हुए भी है, जिसको हम मतलब किस में हमें IDE हम यूज़ करते हैं, C++, पाइथन, PHP, जावा, रूबी और मोर, और विजुअल कोड भी, जावास्क्रिप्ट, PHP। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर हम कोड कर रहे होते हैं, उस माहौल को IDE कहते हैं। और ये कुछ मिसाल है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसमें IDE होता है लाजमी।